कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक्स सर्वेज 26 चैप्टर। तो इस लेक्चर से हम 26 चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं सर्वे का। और इस लेक्चर में हम दो मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक कैपेसिटेंस है, ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होती है वो देखेंगे हम, कि दो अगर आपके पास कंडक्टर्स हैं तो आप कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन कर सकते हो। और फिर हम देखेंगे कि आप कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे डिफरेंट आपके पास शेप्स हैं कंडक्टर्स की। एक शेप ये है कि दो प्लेट्स हों, तो इसके लिए कैपेसिटेंस क्या होगी। एक शेप ये पॉसिबल है, इसके लिए कैपेसिटेंस क्या होगी, सिलेंड्रिकल शेप है। और थर्ड टॉपिक होगा हमारे पास कि स्फेरिकल अगर आपके पास दो शेल हों, एक स्मॉल शेल हो और एक आपके पास लार्जर शेल हो, तो उस केस में भी आपके पास कैपेसिटेंस क्या होगी। और इवन दो हम एक सिंगल शेल के लिए भी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे आज के दो टॉपिक्स हैं। तो कैपेसिटर्स जैसे आपको पता है, एक डेफिनेशन तो आपने देखी हुई है, डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्जेस। तो ये हमारे पास कैपेसिटर की एक डेफिनेशन यही है। तो जब हम ये चैप्टर एंड करेंगे तो मैं चाहूँगा कि आपके पास एक और डेफिनेशन हो कैपेसिटर की। वो ये है, कैपेसिटर डिवाइस दैट कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ज़्यादा टेक्निकल टर्म है बजाय कि इसके कि डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ये तो डेफिनेशन है ही है, करेक्ट है अपनी जगह पे, लेकिन ज़्यादा जो टेक्निकल है और अच्छी डेफिनेशन ये है, a capacitor is a device that can store energy in the form of electric field। तो अब डिफाइन करते हैं कैपेसिटेंस को। अ, जैसे कि हमारे पास ये दो आप देख रहे हो प्लेट्स हैं। पहले प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, एक पे प्लस चार्ज है एक पे माइनस चार्ज है। लेट्स से सपोज करते हैं कि एक के पे ऊपर प्लस है और एक के ऊपर माइनस चार्ज है, और इनके दरम्यान में डिस्टेंस जी है, एक प्लेट का एरिया हमारे पास ये है। तो एक्सपेरिमेंट ये शो करते हैं इस केस के लिए भी, या फिर कोई भी आपके पास कंडक्टर है उस केस के लिए। तो आप ये देखते हो कि जो जितना कंडक्टर के ऊपर चार्ज आप बढ़ाते जाओ उसका पोटेंशियल उतना बढ़ता चला जाता है। ये सिर्फ इन पैरेलल प्लेट के लिए नहीं, कोई भी आपके पास कंडक्टर है, आप चार्ज बढ़ाते जाएंगे, यानी कि आज चार्ज कैसे बढ़ा रहे हैं आप पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फिर दो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फिर तीन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो जैसे आप जितने इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे उतना ही आपके कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता चला जाएगा। और जितना पॉजिटिव चार्ज आता चला गया इस केस में, उसका पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल उतना ही इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ये करते हैं। और इनका रिलेशन असल में क्या है, लीनियर है, कि डायरेक्ट लीनियर, जितना आप ये अमाउंट से इंक्रीज होता है उतना ही इंक्रीज होता है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है इनमें, क्यू और पोटेंशियल डिफरेंस में। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक कांस्टेंट अपेयर होता है, जो कि टेक केयर करता है कैपेसिटर की ज्योमेट्रिकल जो पैरामीटर्स हैं उनको। तो यहाँ तक रिलेशन जो था ना हमारे पास, वो रिलेशन था सारा जर्नल के कोई भी कंडक्टर आपके पास, ये डायरेक्ट रिलेशन होगा वो। अगर स्फेरिकल है, वो प्लेट है या सिलेंडर है, कोई भी कंडक्टर है, वायर है, जो मर्जी है। लेकिन यहाँ से आगे ये Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी। तो इसमें हमने एक कंट्रीब्यूशन डाली है, यहाँ पर भी डेफिनेशन करनी है, लेकिन कंट्रीब्यूशन जो सी की है वो सारी टेक केयर करिए ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स को। जैसे प्लेट की कंट्रीब्यूशन सी में है, इन दोनों के कंडक्टर के दरम्यान में डिफरेंस सी में है, ठीक है। तो इन दोनों के दरम्यान में क्या है, वो भी ये सी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो Q charge on a conductor is directly proportional to the potential by that conductor। तो Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी। इस पॉइंट पे आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो C को, कि C हमारे पास बेसिकली एक रेशो है Q डिवाइड बाय डेल्टा वी। तो चार्ज डिवाइड बाय वोल्टेज इज इक्वल टू सी, इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। ठीक, तो C इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी हमने इसको डिफाइन किया है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारा यहाँ पे अपेयर हुआ था। इसके लिए अब यूनिट्स हैं ऐसा ही हमारे पास, वो है फेरेड। तो फेरेड यूनिट है कि आपके पास अगर एक कूलम चार्ज हो कंडक्टर के ऊपर, कि हम उन दो आपके पास कंडक्टर हैं और एक कंडक्टर के ऊपर एक कूलम चार्ज है, उनके दरम्यान में अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो जाए तो हम इसे कहेंगे 1 फेरेड। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि आपके पास इनिशियली अगर, जैसे ये हम स्पेसिफिकली इसकी बात करते हैं, अगर इनिशियली आपके पास जो प्लेट्स हैं दो, वो प्लेट्स चार्जड नहीं है। अगर दो प्लेट्स चार्जड नहीं है तो हमने उसको चार्ज करना कैसे है। ठीक, तो इनिशियली लेट से ये जो आपके पास प्लेट है ये चार्ज नहीं है, इसको हमने कनेक्ट किया बैटरी के साथ, ठीक है। और इसके दूसरी जो प्लेट है उसको कनेक्ट किया नेगेटिव
टर्मिनल के साथ बैटरी के। तो होगा ये कि इनके दरम्यान में एक क्रिएट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन होगी हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये दरमियान में हमारे पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसको अगर मैं ड्राई करूँ तो ये होगी इससे इस प्लेट की तरफ, इससे इस प्लेट की तरफ। तो ये हमारे पास होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमने टर्मिनल लगाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप हो जाएगी एक। तो पॉजिटिव टर्मिनल से इसकी डायरेक्शन यहाँ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये जो होगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ड्राइव करेगी इलेक्ट्रॉन्स को। कैसे ड्राइव करेगी? यहाँ से देखें, हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और यहाँ पे अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं यहाँ पे, इनके इनमें न्यूट्रल था बेशक यहाँ पे, लेकिन एटम के साथ यहाँ पे जो फ्री चार्जेस है, क्योंकि ये कंडक्टर है, फ्री चार्जेस यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो जो फ्री चार्जेस होंगे वो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव होना शुरू कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट उन वो ड्राइव होना शुरू कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और आपके पास इलेक्ट्रॉन की जो ड्राइविंग फोर्स है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो ऑपोजिट है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि एफ अगर आपके पास है फोर्स, तो वो क्यू ही, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर है, कहीं पर है, तो उसके अंदर अगर आप चार्ज रख दें तो वहां पे उसके ऊपर ये फोर्स लगेगी। और अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो वो मूव करेगा ऑपोजिट टू द फील्ड, ठीक है, ऑपोजिट टू द फील्ड। तो फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ ड्राइव होंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होके यहाँ पे स्टोर होते जाएंगे, यहाँ पे इस प्लेट पे, ठीक है। तो बैटरी के अंदर जो यहाँ पे वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये करेगी कि वन बाय वन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगी और स्टोर करती जाएगी इस प्लेट पे। तो वन बाय वन इलेक्ट्रॉन करती जाएगी। तो जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी बढ़ता जाएगा दो प्लेट्स के दरम्यान में, और तब तक ये होता जाएगा, होता रहेगा, जब तक इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस उतना नहीं हो जाता जितना इस बैटरी के टर्मिनल्स के दरम्यान में है। लेट से ये है 12 वोल्ट की बैटरी है, तो जब तक ये 12 वोल्ट नहीं हो जाता इन दो प्लेट्स के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस, तब तक ये होता रहेगा। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हुआ जितना कि इस बैटरी का है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी जो वायर्स में है। तो मजीद आपके पास इलेक्ट्रॉन ड्राइव नहीं होंगे, तो सिर्फ हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगी। अब पॉजिटिव चार्ज इस पे स्टोर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हमारे पास यहाँ पे हो गया। तो ये रही हमारे पास जो स्टोरेज है इलेक्ट्रिक इसमें चार्ज की, जो कि हमारे पास इनिशियल डेफिनेशन थी, कैपेसिटर अ डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो यहाँ पे ऐसे स्टोर होता है कि जैसे आपने टर्मिनल लगाए, टर्मिनल लगाने से ही वो एक ड्राइविंग फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगी चार्जेस पे, और वो ड्राइव करना शुरू कर देंगे इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से खींच के दूसरे प्लेट में स्टोर करते चले जाएंगे। और तब तक होता रहेगा जब तक आपके पास वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म नहीं हो जाती। तो इस तरह से हमारे पास ये चार्जिंग का फिनोमेना होता है। तो अब हमारा सेकंड टॉपिक है, वो है कैलकुलेटिंग कैपेसिटेंस। तो आपके पास दो कंडक्टिंग पेयर हैं, एक पॉजिटिवली चार्जड है और एक हमारे पास पॉजिटिवली चार्जड है। उसके लिए आप कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपसे हम ये डिस्कशन देखेंगे। तो तीन जनरल हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, कैपेसिटेंस की शेप होती हैं बेसिकली। तो उसके लिए हम कैपेसिटेंस भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी ये जो स्लाइड है सॉर्ट ऑफ जर्नल है आपके पास, हाफ स्लाइड, कि आपको स्टेप्स डिनोट करवाए जाएंगे कि आपके पास कोई भी पेयर ऑफ कंडक्टर आ जाए, एक पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा नेगेटिवली चार्ज, तो आपने कैसे उनकी कंडक्टेंस जो है कैपेसिटेंस वो फाइंड करनी है। तो पहले पहले जो होगा आप ये कर लें कि वोल्टेज फाइंड कर लें, ठीक है। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो आपके पास ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें गिवन हो। आप लाइन इंटीग्रल लोगे दो पॉइंट्स के दरम्यान में, जैसे ये कंडक्टर है और दूसरा कंडक्टर हमारे पास ये है। तो यहाँ से एक पॉइंट ये, इसको ए कह लो, और दूसरा पॉइंट ये बी। तो आप लाइन इंटीग्रल कोई भी वैल्यूएट करोगे यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारे पास लाइन इंटीग्रल होगा। और लाइन इंटीग्रल किसका होगा? इन दोनों के दरम्यान में जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लेंगे ए से बी, और उसका नेगेटिव लेंगे, तो आपके पास दो कंडक्टर के दरम्यान में इनके पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है।
मजीद आपको एक और चीज़ भी पता होनी चाहिए, वो है चार्ज। तो अगर आपके पास चार्ज आ जाता है तो फील्ड आ गई तो आपके पास बाकी मसले काफ़ी हल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास चार्ज होगा यहाँ पे, तो चार्ज भी आप चार्ज से पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड करोगे तो आपके पास इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इस पेयर ऑफ कंडक्टर के लिए आपके पास कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो पहली ये एक्सरसाइज है छोटी सी, वो कर लेते हैं। सिंगल कंडक्टर आल्सो हैव कैपेसिटेंस। तो जहाँ पे बात हुई थी पेयर की, तो हमारे पास सिंगल कंडक्टर भी वो कैपेसिटेंस होती है उसकी। ठीक है, तो वो कैपेसिटेंस क्या है? जैसे कि हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, ये शेल है, ये कंडक्टिंग है। जैसे कि आपके पास एक हॉलो कंडक्टिंग बॉल है। ठीक है, एक तो बैरिंग, आपने बैरिंग बॉल देखी थी, लेकिन वो हॉलो नहीं होती हमारे पास। लेकिन यहाँ पे हमने लिया है स्फेरिकल शेल लिया है, तो अंदर से वो हॉलो है, अंदर से वो खाली है। एक बॉल है कंडक्टिंग, और उसका रेडियस है ए। तो इसकी अगर आपने कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी हो तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो पहले मुझे क्या चाहिए, इस डेफिनेशन के मुताबिक मुझे पहले पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक, तो स्फेरिकल शेल के लिए अगर आपने उसके आपको पता है कि वो अगर कंडक्टर है तो वो पूरा एक ही पोटेंशियल सरफेस होता है। तो किसी भी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें तो पूरे आपके पास कंडक्टर का आ जाएगा। तो मैं इसके सरफेस पे कैलकुलेट कर रहा हूँ पोटेंशियल। वो ये है के ई, पूरे सरफेस का चार्ज, जितना भी इस शेल का चार्ज है, वो कैपिटल क्यू, और डिवाइड बाय उसके रेडियस पे। तो ये मेरे पास है किसी स्फेरिकल शेल के लिए, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के केस में हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके सरफेस पे। तो चूंकि वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो किसी भी पॉइंट का सर्फ कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल हमारे पास ये होगा। तो पहला स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके इस कैलकुलेशन में हमने ये सपोज किया है कि इसका जो दूसरा शेल है, दूसरा शेल वो इन्फिनिटी पे है। तो उसका रेडियस है आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो स्मॉल शेल आपके पास ए है, और कैपिटल जो आपके पास ये बड़ा शेल है वो है हमारे पास उसका रेडियस आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो आप सपोज कर सकते हैं कि लेट्स से हमारे पास जो इनर शेल है वो पॉजिटिवली चार्जेस है, और जो आउटर शेल है वो नेगेटिवली चार्जेस है। तो आपके पास सिलेक्टिव फील्ड जो स्टोर होंगी इसमें वो ऐसे कुछ इस तरह से होंगी। मुझे कलर चेंज करना चाहिए। ये इस तरह से, ठीक, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इस तरह से आप सपोज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ये होगी। तो अब आप डेफिनेशन ये यूज़ करें जो मैंने आपको कहा था कि ये डेफिनेशन क्या है, सी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। तो यहाँ से मैं आपने ये करना है कि रेशो बना लेनी है, और वो होगी क्यू डेल्टा वी। और यहाँ से आप डेल्टा वी को इस तरफ ले आएँ, वो डिवाइड हो जाएगा, ए और के ई को उस तरफ ले जाएं, तो के ई डिवाइड बाय ए बन जाएगा, और इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय डेल्टा वी। ये रेशो है जिसका नाम है कैपेसिटेंस। तो आप सिंगल कंडक्टर की भी कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं, और हाइपोथेटिकली ये ऐसे है कि जैसे कि वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा जैसे उसका जो आउटर शेल है, वो दूसरा कंडक्टर है, वो है लाई कर रहा है इन्फिनिटी पे, जैसे मैंने ये कहा। क्योंकि आप जब भी कैपेसिटर की बात करते हैं आपके दिमाग में दो प्लेट्स आती हैं या दो आपके पास कंडक्टर आते हैं। तो इस केस में तो एक कंडक्टर की बात की जा रही है, तो दूसरा कंडक्टर कहाँ होगा? तो वो हाइपोथेटिकली दूसरा कंडक्टर इन्फिनिटी पे होगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रोसेस आपको अलाउ करता है कि आप सिंगल कंडक्टर के लिए भी फाइंड आउट कर सकें कि उसका कैपेसिटेंस क्या होगी। तो इसको आप अरेंज करना चाहें मजीद तो वो भी आप अरेंज कर सकते हैं। के ई की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के ई इज इक्वल टू होता है के ई ए, सॉरी, के ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे आप आज अगर वैल्यू पुट करें ए डिवाइड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट will be equals to
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये रही कैपेसिटेंस एक स्फेरिकल शेल के लिए। तो ये फार्मूला है जो हम फाइंड करना चाह रहे थे। तो कब इन द केस ऑफ स्फेरिकल शेल द सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो स्फेरिकल शेल की कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको उस जो शेल का रेडियस चाहिए सिर्फ। ये 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है। तो सिर्फ आपको ए चाहिए जो रेडियस है। अब वो उसको मल्टीप्लाई करके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। तो अगेन स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था सी में सारी की सारी जो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स हैं वो आएंगे। तो आपको यहाँ पे कोई और चीज़ ना पोटेंशियल नजर आया, आपको यहाँ पे चार्ज नजर आया, ना इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई वजूद है इसमें। सिर्फ जो पैरामीटर्स नजर आएंगे वो कॉन्स्टेंट्स होंगे, और ना साथ ही आपके पास ये कौन से पैरामीटर होंगे, वो होंगे ज्योमेट्रिकल पैरामीटर। तो रेडियस क्या है इसका, इसकी वो, और ये इसका ज्योमेट्रिकल पैरामीटर है, या फिर इन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस क्या है। अब एक और कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, और वो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है कि दो प्लेट्स हैं। अब पेयर है हमारे पास। अ, एक प्लेट हमारे पास ये है, दूसरी प्लेट ये है। प्लेट का रेडियस दोनों का ए है, दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस है डी। ठीक। तो ए इज द एरिया ऑफ प्लेट और डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। और हमने ये सपोज ये किया हुआ है कि एरिया इज मच लार्जर देन डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो एरिया इनका बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस। तो ये हमें ये कंडीशन ये बताती है, हेल्प आउट करेगी ये कंडीशन इम्पोज जब करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट विल बी यूनिफॉर्म। तो अगर आप ये कंडीशन अप्लाई करते हैं कि आपकी जो प्लेट्स हों उनका एरिया बहुत ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगी। जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो आपको वो कैलकुलेट करने में आसानी होगी। अदरवाइज अगर आप ये कंडीशन इम्पोज नहीं करते तो आप ये बात करें कि जो इसकी एजिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इसकी एजिस पे यूँ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, यूँ है, तो इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में हमें दुश्वारी होगी। पैर प्लेट केस में आपने जो एक प्लेट एक शीट की, एक इन्फिनिट शीट की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की हुई है। ठीक है। और इस केस में हम उसको हेल्प उसकी मदद लेंगे, लेकिन पहले आप ये देखें कि एक शीट में हम सिर्फ एक शीट की बात करें, ये जो कैपिटल क्यू है ये दोनों शीट का चार्ज नहीं है, ये सिर्फ एक शीट का चार्ज है। ठीक है। और एब्सोल्यूट लिया जाता है कैपिटल क्यू। अगर आप दोनों शीट का चार्ज इकट्ठा कम वो इसमें कंट्रीब्यू वो उसकी कंट्रीब्यूशन डालेंगे यहाँ पे, तो वो तो ज़ीरो आएगा। जितना ये पॉजिटिव प्लेट है उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये याद रखना है कि ये हम क्यू जो लेते हैं यहाँ पे वो एक प्लेट का चार्ज है, और अब वो बाई कन्वेंशन पॉजिटिव प्लेट होती है। तो इन्फिनिट शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होती है, वो ये है E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास होती है इन्फिनिट शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अब अगर आप सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो सिग्मा हमारा यही होता है ना, चार्ज डिवाइड बाय एरिया। अगर आपने टोटल चार्ज लिया है तो टोटल एरिया लेंगे, अगर आपने स्मॉल चार्ज लिया है तो स्मॉल एरिया लेंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय ए। तो सिग्मा की मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ए। सो अब आप यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हमारे पास एक डेफिनेशन है, वो हम ये इंटीग्रल के चक्कर में नहीं पढ़ते। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो कैलकुलेट करना आसान है, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है V माइनस वो हमारे पास थी E डॉट डी एल, ये हमारे पास डेफिनेशन थी जनरल। तो अब अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें तो हम यूनिफॉर्म का भी हमने फार्मूला कैलकुलेट किया हुआ था, वो सिंपली था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय डी। अगर तो पॉइंट्स के दिमाग में डिस्टेंस डी है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हमारे पास फार्मूला ये था। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लेते हैं वो भी बाय कन्वेंशन हम पॉजिटिव कैलकुलेट करते हैं। तो ये हम बात नहीं करते कि नेगेटिव कौन सा है पॉजिटिव कौन सा है, सिर्फ हम ये लेंगे जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम नेगेटिव के बगैर, और वो है पॉजिटिव। तो अब आप वैल्यू पुट कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ए, तो क्यू डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और डी ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है।
अब अगेन हमने वो रेशो बनानी है। रेशो हमारे पास क्या है, Q डिवाइड बाय डेल्टा वी, और वो किसके इक्वल होता है, कैपेसिटेंस के। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो Q डिवाइड बाय डेल्टा वी, तो यहाँ पे आप इसको रीअरेंज करें, अगर इस तरफ डेल्टा वी है, यहाँ पे क्यू डी डिवाइड बाई ए और एप्सिलॉन नॉट है, तो आप कैसे करेंगे इसको, वो होगा डेल्टा वी यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और ए और एप्सिलॉन नॉट डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आके नोमिनेटर में हो जाएगा, और डी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, और क्यू ये बन गई रेशो हमारे पास, क्यू डिवाइड बाय डेल्टा वी, और ये बेसिकली क्या है हमारे पास, सी कैपेसिटेंस है। तो ये रही कैपेसिटेंस। एक मरतबा फिर आप देख रहे हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड कर रही है एरिया पे, प्लेट के, कि प्लेट का एरिया बढ़ाएंगे तो आपके पास कैपेसिटेंस बढ़ेगी, और डी, अगर आप विर्थ इसकी कम इनका डिस्टेंस कम करेंगे दो प्लेट्स के दरम्यान में, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। तो कैपेसिटेंस का रिलेशन दो प्लेट्स के दरम्यान में जो विर्थ डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया है, एरिया ऑफ द प्लेट। तो यहाँ से आपको ये जो मैंने अभी चीज़ बताई, किस तरह एरिया बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ रही है, और डिस्टेंस डिक्रीज करने से दो प्लेट्स के दरम्यान में फिर भी कैपेसिटेंस बढ़ रही है, क्योंकि इनका रिलेशन इन्वर्स है डी का, और ए का रिलेशन कैपेसिटेंस के साथ डायरेक्ट है। तो अगर आप फिजिकली इसको देखें कि जितनी बार आपके पास एरिया ज़्यादा होगा प्लेट का, आप उसमें चार्जेस स्टोर करने की आपके पास ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, by increasing the area of the plates, the capacitance will increase. By decreasing the distance between the plates, capacitance will also increase. Area has direct relation to the capacitance and distance has inverse relation to the capacitance. और एक और आपको रिलेशन यहाँ पे नजर आ रहा है, ये एप्सिलॉन नॉट भी है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या है, वो किस तरह है पैरामीटर यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, ये तब हमें पता चलेगा जब हम कैपेसिटेंस डिफाइन करने के बाद फिर एक और चीज़ इंक्लूड करेंगे जो है डायलैक्ट्रिक, जो इस चैप्टर का दूसरा एस्पेक्ट है। तो डायलैक्ट्रिक्स के बारे में भी हमें यहाँ से निशानदाही मिल रही है। ठीक है, ये के दरम्यान में जो इसमें कपे प्लेट्स के दरम्यान में चीज़ क्या है, इस केस में जो एयर है या वैक्यूम है, उस चीज़ पे भी ये डिपेंड कर रही है कैपेसिटेंस, लेकिन है सारे ये ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स। अब बात करें सिलेंडर की, कि अगर आपके पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, आप यहाँ पे इसको सपोज कर सकते हैं कि एक हमारे पास लेट से कप है, अगर उसका वो जो है उसकी बेस नहीं है, नीचे से खाली है वो कप, तो एक हमारे पास ये आ गया। ठीक है, आप ऊपर से हेलीकॉप्टर व्यू देख रहे हैं, तो उसके अंदर आप एक छोटा रेडियस का कप रखते हैं, तो छोटे रेडियस का जो एक कप है आपके पास। कप तो वैसे कई शेप के होते हैं, बेसिकली आप सिलेंडर इसको इमेजिन कर लें, ये सिलेंडर्स ही हैं हमारे पास। तो ये है सॉर्ट ऑफ पाइप, तो ये बड़ा है आपके पास सिलेंडर, और ये हमारे पास है एक छोटा सिलेंडर है, दोनों हमारे पास है कंडक्टिंग। ठीक है, और उसकी लेंथ है हमारे पास इस केस में, जो अगर मैं शेप आपको दिखा पाऊँ, ये स्टार्टिंग में हमने ये देखा है इसे, ये है। तो ये हमारे पास है बेसिकली सिलेंडर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो ये हमारे पास है स्मॉल सिलेंडर, उसके ऊपर चार्ज क्यू है। ये हमारे पास है बिगर सिलेंडर, माइनस क्यू है, तो इसका रेडियस है, इसका बड़े का रेडियस बी है। तो अब अगर आप इनको चार्ज करते हैं, चार्जेड हैं, तो आप देखेंगे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये आपको जो ऑरेंज में ये इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र आ रही है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है कि इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इन प्लेट्स के लिए, इस कैपेसिटर्स के लिए आपके पास कैपेसिटेंस क्या है, तो हमने कैलकुलेट करनी है कैपेसिटेंस। तो ये रहा सिलेंडर जो हेलीकॉप्टर व्यू मैंने बताया। तो याद करें स्टार्टिंग में जो मैंने कैलकुलेशन के हवाले से दो जिनका मैं कमेंट्स किए थे, वो ये थे कि आप पहले पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्या अगर आपके पास है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लें दोनों प्लेट्स के दरम्यान में। तो हम ये करेंगे। तो मैंने ये किया है कि ये डॉटेड लाइन लगा के, ये असल में बेसिकली गॉसियन सरफेस है, और चूंकि ये सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, सिमेट्री क्या है ये हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो सिलेंड्रिकल, इस सिलेंड्रिकल सिमेट्री के लिए हमारे पास सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस सूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताना भूल गया, स्मॉल एल हमारे पास सिलेंडर की हाइट है।
तो गॉस लॉ यूज करेंगे, हम पहले फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे तो ये सॉर्ट ऑफ वो कैलकुलेशन है जो आप पहले देख चुके हो, हम सिलेंडर के लिए वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर चुके हैं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के बाद फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो गॉसियन सरफेस के लिए आपको पता है कैप से कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी आपके पास, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और कैप जो आपके पास है उनके दरम्यान में एंगल 90 है, और डाउन कैप से भी नहीं आएगी आपको कंट्रीब्यूशन, क्योंकि उनके दरम्यान में भी एंगल 90 है। सिर्फ जो एक कर्व्ड सरफेस है, ये हमने सिलेंड्रिकल सिमेट्री में गॉसी लॉ में पूरा इसकी डेरिवेशन देखी थी और स्टेप बाय स्टेप देखा था कि कर्व्ड सरफेस से सिर्फ आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगी। तो कैलकुलेट करते हैं यही। तो कर्व सरफेस के लिए आपके पास ये मैंने पास एरिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे मैंने गॉसियन सरफेस ली है ये हर पॉइंट पे सेम है, ठीक है। वो क्या है, उनकी डायरेक्शन रेडियल है। तो हर पॉइंट पे यहाँ पे आप लिखें, यहाँ पे देखें सेंटर से डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो यहाँ डिस्टेंस सेम है हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम है। और हमारे पास इन्फिनिट सिलेंडर है, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, रेडियल होगी। सिलेंड्रिकल के लिए हमने जो गार्जियन सरफेस लेना पड़ेगा आपको, वो होगा, वो भी सिलेंडर है, ठीक है। तो सिलेंडर की तीन वो एरियाज होंगे, तीन साइड्स होंगी, एक अपर होगा टॉप, एक लोअर वो कैप होगी, और सिलेंडर में ड्रॉ करना चाहूँ यहाँ पे, तो ये रहा अपर कैप, ये रही लोअर कैप, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ एल, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास आउटवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आपके पास अगर इस कर्व सरफेस पे कोई एरिया देखें, एरिया देखेंगे यूनिट एरिया, तो वो भी आउटवर्ड होगा, ठीक है। इधर देखेंगे तो इधर भी आउटवर्ड होगा, लेकिन इस कैप पे अपवर्ड होगा, इस कैप पे डाउनवर्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अब देखे थे यहाँ एंगल्स, तो इस पॉइंट पे अगर एंगल देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का और उसके साथ, वो 90 है। वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरम्यान में एंगल 90, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरम्यान में एंगल 90 है। तो टोटल जो कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगी वो यहाँ से आपके पास देखें, हमारे पास जो असल में है क्या, ये डॉट प्रोडक्ट है एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरम्यान में। और इलेक्ट्रिक फील्ड और अगर एरिया के दरम्यान में एंगल 90 है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो कंट्रीब्यूट करेगा, तो इधर से भी जीरो कंट्रीब्यूशन, इधर से भी जीरो कंट्रीब्यूशन। जो कंट्रीब्यूशन हमें मिलेगी वो कर्व सरफेस से मिलेगी, सिर्फ इस, और उस कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरम्यान में एंगल जीरो है। तो इस वजह से आपके पास आया ये डी ए, और एरिया हमारे पास कौन सा है, कर्व सरफेस। वो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो हर पॉइंट पे कर्व सरफेस पे यूनिफॉर्म है, सेम है मैग्नीट्यूड, तो वही बाहर चला जाएगा। और इधर क्या था, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू आप पुट कर सकते हो लाइन चार्ज डेंसिटी से, कि अगर ये लेमडा है, स्मॉल एल है इसकी लेंथ, तो क्यू बन जाएगा लेमडा एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बाकी आप यहाँ पे कर्व सरफेस का एरिया पुट करेंगे, और वो कर्व सरफेस का एरिया होता है 2 पाई आर, इसका सरकमफेरेंस, और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल इस कर्व सरफेस का इसका एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी। तो ये मेरे पास क्यू की वैल्यू आ गई, और ये है मेरे पास इसकी गॉस लॉ की फॉर्म। तो कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है, वो है पाई आर एल। तो 2 पाई आर हमारे पास सरकमफेरेंस, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास पूरा कर्व सरफेस का एरिया आ जाएगा। लेंथ लेंथ से हमारे पास यहाँ पे कैंसिल आउट, और बाकी आप जो जो चीज़ें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं यहाँ की डिवाइड हो जाएंगी, तो आपके पास ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, दरमियान में दो सिलेंड्रिकल प्लेट्स के दरमियान में है। और ये कैलकुलेशन हम गॉस लॉ में भी देख चुके हैं। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे कि ये मेरे पास वैल्यू थी, वो थी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट थी। तो आप ये करेंगे, दो ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और दो नीचे डिवाइड कर दें,
तो दो जो डिवाइड करोगे ये टू से मल्टीप्लाई बन होके बन जाएगा 4। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेसिकली के। तो बन जाएगा ये 2 के ये बन जाएगा हमारे पास के की वैल्यू। तो लेमडा ओवर आर, ये वाला लेमडा ओवर आर ये आ गया। तो के की फॉर्म में भी आप देख सकते हैं, आप इस रिलेशन में लिख लें या इसमें लिख लें, इसमें आपको ज़्यादा आसानी होगी कि के की वैल्यू आपको याद होती है अमूमन। नहीं तो यहाँ पे आपको तीनों वैल्यू पुट करके टू की भी, पाई के भी, एप्सिलॉन नॉट की भी आपको कैलकुलेशन करना होगी। तो जब आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैं ये ले रहा हूँ कि दो प्लेट्स के दरम्यान में जो मैंने पाथ लिया है, कोई पाथ है वो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पाथ अलोंग द रेडियल लाइन ले लें हम पाथ, तो आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन करने में। तो मैंने अलोंग द रेडियस पाथ ली है, और वो है अ, ये जो मैंने शो किया आपको। तो इसकी डायरेक्शन आप देख लें, ये पाथ की डायरेक्शन है। तो पाथ मैंने डिफाइन कर दिया, अब मैं इसकी सिर्फ इंटीग्रेशन करूंगा। ई की वैल्यू भी मेरे पास है, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के दरम्यान में एंगल ज़ीरो है। तो जब एंगल ज़ीरो है तो ये डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास माइनस ई डी आर। ठीक। तो ई की वैल्यू मेरे पास यहाँ से है, ये मैं पुट कर दूंगा ई की वैल्यू। तो ई की वैल्यू मैंने जब पुट की यहाँ पे, तो ये जो हमारे पास वो थी कांस्टेंट से वो बाहर चले गए। तो ये 2 के ई लेमडा कॉन्स्टेंट्स हैं, ये बाहर रह गए। तो बाकी इंटीग्रेशन रह जाएगी ए से बी तक, वो डी आर ओवर आर की रह गई। 1/r की इंटीग्रेशन होती है लॉग एक्स, लॉग आर। तो ये हमारे पास है, अगर डी आर आर की आप इंटीग्रेशन करो तो वो इक्वल्स टू होता है लॉग आर। ठीक। और अगर आपके पास लिमिट्स हैं ए बी, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। और अगर आप लिमिट पुट करें तो हमारे पास होगा लॉग बी अपर लिमिट माइनस लॉग ए। तो यहाँ पे आर की जगह पे पहले अपर लिमिट आ गई, फिर आर की जगह पे माइनस के साथ लोअर लिमिट आ गई। तो ये हमारे पास है इंटीग्रेशन। तो इसको अगर आप देखें, लॉग आपने देखा होगा कि लॉग अगर आपको दो डिवाइड लॉग्स के दरमियान में नेगेटिव है तो आप उनको डिवाइड में लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा बी डिवाइड बाय ए। ठीक। तो ये है इंटीग्रेशन का रिजल्ट जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ ये। तो बाकी आपके पास जो 7 चीज़ें आ रही हैं 2 के ई लेमडा लॉग बी ए, वो 7 है। यहाँ से यहाँ पे मैंने ये किया है कि लेमडा की जगह पे क्यू डिवाइड बाय एल, क्यू की वैल्यू पुट कर दी है, लेमडा की वैल्यू पुट कर दी है। सो लेमडा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एल। तो अब हमारे पास जब डेल्टा वी की वैल्यू आ गई, तो अब हम इसको बआसानी ये कर सकते हैं कि रेशो हम डिवाइड फाइंड कर लें, क्योंकि क्यू की वजह यही वजह थी कि क्योंकि मैंने वैल्यू यहाँ पे यूज़ की है। तो ये बेसिकली इक्वल था डेल्टा वी के। तो आप ये करें कि उसी तरह डेल्टा वी को इस तरफ ले आएँ और साथ जितने भी ये मल्टीपल हैं स्मॉल एल, या फिर आप ये यू कर लें, ये ज़्यादा आसान है इस केस में क्योंकि फैक्टर ज़्यादा है। तो क्यू हमारे पास ऊपर रख दिया, जो डेल्टा वी की वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दी, तो डेल्टा वी ये है 2 के ई क्यू डिवाइड बाय एल, जो हमने हमने यहाँ से फाइंड किया है लॉग बी ओवर ए। तो क्यू क्यू से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक। तो डिविजन्स के डिवीजन डिवाइड में हमारे पास एल आ रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास कैपेसिटेंस ये बन जाएगी। यहाँ पे आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि मैंने डेल्टा वी में माइनस यहाँ पे यूज़ नहीं किया क्योंकि डेल्टा वी की एब्सोल्यूट वैल्यू ली है। तो यहाँ तक थी कैपेसिटेंस, और अगर आप कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ देखें तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो कैपेसिटेंस को लेंथ से डिवाइड कर दें, जो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये अब आपके पास आ जाएगी कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ इन द केस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो अगेन एक और फिर दोबारा आप बात नोट कर रहे हैं कि ये बी क्या है, असल में रेडियस है जो हमारे पास इसका है आउटर सिलेंडर का, और ए हमारे पास इनर सिलेंडर का रेडियस है।
और के ई कॉन्स्टेंट है, टू भी कॉन्स्टेंट है, अगर लेंथ की आप बात करें तो लेंथ भी सिलेंडर कॉन्स्टेंट है। तो फिर आपको साफ नजर आ रहा है कि ये जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है वो फिर अपने ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस। तो ये रही हमारे पास इसकी लास्ट टॉपिक, या जो इसकी हमने कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस। तो इस केस में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है जो मैंने यहाँ पे शो की है कि ये शेल है। ये है आपके पास एक स्मॉल बॉल है, कंडक्टिंग बॉल, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इस बार हमारे पास जो आउटर बॉल है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और इनर बॉल का रेडियस है ए, और आउटर बॉल का रेडियस है बी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन, पहली वाली कॉन्फ़िगरेशन थी हमारे पास सिलेंड्रिकल, सिलेंडर थे, एक के अंदर दूसरा सिलेंडर था। इस केस में हमारे पास बॉल्स हैं, एक के अंदर दूसरी बॉल है और कंडक्टिंग बॉल है। तो अगेन हम दोबारा यही काम करेंगे कि आ, इसके केस में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगी इस तरह से, ये होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये यूँ। ठीक। तो हम ये पाथ लेंगे कोई, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को एवेलुएट करेंगे, लाइन इंटीग्रल लेंगे उसका, और ये हमें मिल जाएगा फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने लिया है लेट से ये पाथ, और ये मेरा स्ट्रेट पाथ है जो टी एस है। और अगर ये रेडियस के अलॉन्ग है तो हमारे पास डी एस इज इक्वल टू डी आर बन जाएगा। तो ये हम देखेंगे इसको कि कैसे वैल्यूट करना। तो डी एस अगर आपके पास रेडियस के अलॉन्ग है, जैसे कि रेडियस और ये जो आपके पास रेडियस लो, रेडियस की डायरेक्शन और ये देखें बिल्कुल बराबर है, सेम है। तो यहाँ से यहाँ तक आप मूव करें तो रेडियस पे ही चलते जाएं आप, तो आपको पता है ये डी एस उसी के इक्वल होगा। तो ये भी वेक्टर है। तो यहाँ से हम ये डी एस इज इक्वल टू डी आर हो गया। तो अब हम एवेलुएट कर सकते हैं। अब किसी पॉइंट पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, लेट से इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड एवेलुएट करते हैं, वो हमने देखा हुआ है पिछले लेक्चर में कि अगर आप कंडक्टर के बाहर से खड़े होकर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एवेलुएट करते हैं वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जैसे पॉइंट चार्ज हो उसके सेंटर में। ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का, जहाँ पे आप, मैं इसको क्लियर कर लूँ, अगर आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ ये करना है कि कंडक्टर के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस पता हो वो आर है। ठीक है। तो ये बिल्कुल वही उसी तरह बिहेव करेगा जैसे आपके पास पॉइंट चार्ज होता है। और पॉइंट चार्ज का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर। ठीक है। तो हम ये यूज़ करेंगे। तो ये रहा हमारे पास वही फार्मूला, मैंने यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में लिखा है। तो ये हमारे पास है के क्यू ओवर आर स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट की अगर बात करें तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और रेडियस की डायरेक्शन इसकी सेम है। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और रेडियस की डायरेक्शन भी यही है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वही रेडियस की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस ए टू बी ई डी आर कॉस जीरो। तो कॉस जीरो वन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, जो मैंने आपको यहाँ शो की है वो है क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। तो जो कॉन्स्टेंट्स होंगे वो बाहर चले जाएंगे, वो बाहर आ गए। और बाकी इस 1/r² की इंटीग्रेशन होगी वो आप देख चुके हो, वो होती है 1/r² dr। तो पावर रूल के मुताबिक अगर आप इसको ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा r-2 dr। तो पावर में एक ऐड होगा, पावर में -2 में अगर आप 1 ऐड करो तो वो बन जाता है -1, और उसी से आप डिवाइड कर दोगे। इंटीग्रेशन का रिजल्ट है। तो r-1 डिवाइड बाय -1। तो ये फिर आपके पास आ जाएंगी अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो ये है सिंपल इंटीग्रेशन। तो ये जब इंटीग्रेशन आप यूज़ करोगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख लें r पावर -1 है। तो r पावर -1 होगी तो ये माइनस बाहर निकाल लें आप, यहाँ से जो माइनस आएगा तो माइनस, आई शुड हैव, मुझे इसको ना थोड़ा सा क्लियरली करना चाहिए। तो ये स्टेप, इस स्टेप से नीचे हम कैसे आए वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो ये है माइनस के ई क्यू, इंटीग्रेशन है ए से बी, और ये पावर है r-2 डी आर। तो पावर रूल के मुताबिक
बेस है और उसका आपके पास डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है, तो पावर में एक प्लस कर दें और नीचे भी उसी वही काम कर देंगे आप। तो माइनस के ई क्यू, और इसमें प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा आर माइनस वन, और इसी से आप डिवाइड करोगे, जो अब कैमुलेटिव पावर बनी है वो माइनस वन, नीचे भी माइनस वन आ जाएगा। और लिमिट्स हैं इसकी ए से बी। तो ये जो माइनस है नीचे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बनेगी वैल्यू के ई क्यू डिवाइड बाय वन ओवर आर, क्योंकि आर की पावर माइनस वन में है, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो लिमिट्स हैं ए से बी तक। अब आप लिमिट पुट कर दें, के ई क्यू, तो अपर लिमिट है वन ओवर बी, आर की जगह पे वन ओवर बी आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट है वन ओवर ए। तो ये रहा मेरे पास यहाँ तक का रिजल्ट। तो के ई क्यू वन ओवर इंटू वन ओवर बी माइनस वन ओवर ए। तो यही रिजल्ट है जो ये शो किया मैंने। तो जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया दो पॉइंट्स का, तो अब आसानी से आप कैपेसिटेंस हम फाइंड कर लेंगे। इसका आप एलसीएम लोगे, ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ए यहाँ पे चला जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आप इसको इस तरफ हमारे पास था डेल्टा वी, और ये क्यू है, तो हमें क्या चाहिए, क्यू डिवाइड बाई डेल्टा वी। तो डेल्टा वी की ये वैल्यू आ गई, क्यू आपके पास ये है, तो डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, या फिर आप दूसरे तरीके से भी देख लो यहाँ पे कि जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्यू के साथ, आप उस तरफ ले जाओ, डेल्टा वी को इस तरफ ले आओ। तो यहाँ पे ए बी डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके नोमिनेटर में आ जाएगा, के ई यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, और साथ बन जाएगा ये बी माइनस ए। ठीक, तो आपके पास आ गया ये के ई ए बी डिवाइड बाई के ई इंटू बी माइनस ए, और ये रहा हमारे पास सी। ये है हमारे पास कैपेसिटेंस ड्यू टू स्फेरिकल कैपेसिटर। अगेन ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स। So problem number 3 is an isolated charged conducting sphere of radius 12 centimeter creates an electric field of 4.9 multiplied 10 to the power 4 Newton per coulomb at a distance 21 centimeter from its center. What is surface charge density and what is the its capacitance? तो इसका मैंने डाटा लिख दिया कुछ यहाँ पे। तो रेडियस हमारे पास क्या था 12 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही एट 21 सेंटीमीटर। तो देखिए 21 सेंटीमीटर पे उसने इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, लेकिन रेडियस उसका है 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आउटसाइड द स्फेयर है। तो दो चीज़ें हमने बतानी है, एक उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है और दूसरी चीज़ उसकी कैपेसिटेंस क्या है। तो ये रहा हमारे पास प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को देखते हुए हमारे पास जो फार्मूला है आउटसाइड द स्फेयर हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है E इज इक्वल टू के ई क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप वो अगर स्फेरिकल शेल है, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा जैसे हमारे पास पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया, इससे क्यू को एक्सट्रैक्ट किया, क्यू को साइड किया, आर स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई हो गया, के ई यहाँ पे मल्टीप्लाई होता वहाँ जाके डिवाइड हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, हाँ गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, आर हमारे पास इस केस में ये है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 21। आर की 21 सेंटीमीटर। के ई की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो आपके पास आ जाएगा क्यू, क्यू कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा, अब सिग्मा कैलकुलेट करना है। सिग्मा क्या होगा, क्यू यहाँ से जो है ए हमारे पास होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और आर हमारे पास ये रेडियस है आर स्क्वायर, इसको मुझे कैपिटल आर लिखना चाहिए था वैसे, यह कैपिटल आर। तो आर ये 12 सेंटीमीटर बेसिकली होता है 0.1 मीटर्स। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास सिग्मा आ जाएगा। जब हमारे पास सिग्मा आ गया तो आप कैपेसिटेंस
सिग्मा आप को वैसे चाहिए था, क्वेश्चन पूछा गया था, और कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैपेसिटेंस स्फेरिकल शेल के लिए क्या फॉर्मूला है उसका, सॉरी मुझे ए यूज करा था तो यहाँ पे ए यूज करना चाहिए, तो यहाँ पे ए इसको कह लो, तो ये ए है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है यही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, जो हम ड्राइव कर चुके हैं। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0.21, ये हमारे पास आ गई स्फेरिकल के लिए कैपेसिटेंस। So the problem number 7 is, what is the potential difference of 150 volt is applied when the potential difference of 150 volt is applied to the plates of a parallel plate capacitor. The plates carry a surface charge density of 30 nanocoulomb per centimeter square. What is the spacing between the plates? ठीक है, तो हमसे ये सिर्फ पूछा गया है कि अगर आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो और उसकी चार्ज डेंसिटी ये हो और वोल्टेज ये हो, तो उनकी स्पेसिंग क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगा उन दोनों के दरम्यान में। तो यहाँ पे क्या यूज होगा हमारे पास, वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का रिलेशन। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का रिलेशन होता है बेसिकली सी इज इक्वल टू, आपके पास होता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डिस्टेंस, सेपरेशन बिटवीन। वो सी की हमारे पास वैल्यू क्या है, वो है क्यू डिवाइड बाय डेल्टा वी। तो आप अगर डेल्टा वी को इस तरफ ले जाएं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, डेल्टा वी को इस तरफ ले जाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट डेल्टा वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी नीचे रह जाएगा, और ए को नीचे ले आए, ए को मैं यहाँ पे नीचे ले आया, और ये हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट डेल्टा वी डिवाइड। और चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है, बेसिकली सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। ठीक, तो अब आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कीमत है, ये मैंने किया यहाँ पे कीमत है। अच्छा, डेल्टा वी की भी वैल्यू कीमत है, डेल्टा वी की वैल्यू है ये, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, तो डी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे आराम से। ठीक, तो ये रहा मेरे पास है कि मैंने इसको रीअरेंज किया थोड़ा सा, डी को साइड पे लिखा है, और इसका आंसर आता है हमारे पास ये। प्रॉब्लम नंबर 11, एन एयर फील्ड स्फेरिकल कैपेसिटर, यहाँ पे आपको वर्ड मिल गया स्फेरिकल कैपेसिटर, तो क्या यूज होगा रिलेशन स्फेरिकल कैपेसिटर का, इज कंस्ट्रक्टेड विद इनर एंड आउटर शेल रेडियाई। तो इनर शेल रेडियाई हमारे पास 7 सेंटीमीटर और आउटर शेल 14 सेंटीमीटर। आपको ए की वैल्यू भी मिल गई और बी की वैल्यू भी मिल गई। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द डिवाइस, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द spheres results in a charge of 4 microcoulomb on the capacitor। कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, वो कर लेंगे, ए की भी वैल्यू गिवन है, बी की भी वैल्यू गिवन है, एयर फील्ड का मतलब हमारे पास है कि एप्सिलॉन नॉट यूज होगा। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर्स रिजल्ट्स इन अ चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम। तो आपके पास है कैपेसिटेंस, यहाँ से आ जाएगी आसानी से, ए बी की वैल्यू मिल गई आपके पास, ए की वैल्यू ये है, बी ये है, कैपेसिटेंस मिल गई। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मिलेगा, आपके पास रिलेशन है सी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। तो सी की वैल्यू ऊपर से आ गई, क्यू की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा ये रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस।